नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो में आप सभी का स्वागत है और आज हम बहस में बात करेंगे जहानाबाद की नीट एस्पिरेंट संवेदना की संदिग्ध बलात्कार और हत्या के मामले में। लगभग 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गुनहगार आज भी पुलिस के चंगुल से आजाद घूम रहे हैं। छात्रा की मौत कैसे हुई, हत्या किसने की, ये पुलिस आज तक पता नहीं कर पाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के आधार पर पुलिस खुद ये मान रही है कि बलात्कार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जब पुलिस खुद मामले को समझ रही है, बेहोशी की हालत में मिलने से लेकर दम तोड़ने तक की पूरी टाइमलाइन पुलिस डिकोड कर चुकी है, लेकिन फिर भी पुलिस जांच पूरी नहीं कर पाई और मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। और अब बवाल इस पर भी मचा हुआ है। विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष के नेता सरकार पर बरस रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने यह तीखा हमला बोला कि बेटियों की चीख सुनकर भी बिहार सरकार की नींद नहीं खुल रही है। वहीं राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि पटना पुलिस ने जांच में लीपापोती की और अब केस सीबीआई को सौंप दिया गया। ऐसे में सवाल है, विपक्ष पटना पुलिस की जांच पर सवाल क्यों खड़े कर रहा है? बार बार पुलिस की भूमिका पर प्रश्न क्यों खड़े हो रहे हैं? पुलिस की फाइंडिंग पर किसी को भरोसा क्यों नहीं हो रहा? विपक्ष ये क्यों कह रहा है कि पहले दिन से जहानाबाद की छात्रा के केस को सुलझाने के बजाय पटना पुलिस ने मामले को उलझाने की कोशिश की, जांच की सुई को इधर उधर मोड़ा? और इन सारे सवालों का जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। इस सरकार की नींद बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती है महोदय। तुम्हारा बाप मेरे समय का न है, तुम्हारा भी बेटा। बैठो बैठो। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच कई बार नोक-झोंक देखने को मिला। मौका था राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का। चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने नीट छात्रा की मौत सहित अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। जब सीएम नीतीश के बोलने की बारी आई तो उन्होंने तेजस्वी यादव के आरोपों का एक-एक कर जवाब दिया। इस सरकार की नींद बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती है महोदय। 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। शुरुआत अपराध पर वार पलटवार से हुई। बिहार की हालत देखकर तो यही लगता है कि अपराधियों को पूरा विश्वास हो गया है कि ये सरकार उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती है महोदय। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे सुनिए ना, पहले अरे हम लोगों के पहले जो आप लोगों का राज था क्या था? बीच में मत बोलिए। कोई काम था? बिना अनुमति लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद कोई बाहर जाता था जी। नीट छात्रा की मौत और महिला अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा तो नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में जवाब दिया कि बिहार में कानून का शासन है। पटना में नीट छात्रों की दुष्कर्म उपरांत हत्या, मधेपुरा में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हत्या, मोतिहारी में युवती की हत्या। कहाँ है कानून का राज? राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा। इस दौरान हल्के फुल्के नोक-झोंक के साथ तंज के छींटे भी उड़ते रहे और सदन ठहाकों से भी गूंजता रहा। पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का न है, तुम्हारा भी बेटा। बैठो बैठो। अरे उसका सदिया भी बात में हुआ था, तब तुमको हुआ, तुमको तो करवे न किए, हम पालते ना। चलो बैठो। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा में बजट सत्र का तीसरा दिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नाम रहा। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला, लेकिन मुस्कुराहट के साथ। तेजस्वी यादव सरकार को अपराध के मुद्दे पर घेरते दिखे तो नीतीश
2005 के पहले के शासन की याद दिलाकर तेजस्वी पर पलटवार कर दिए थे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो विपक्ष ने नीट छात्रा संवेदना के मौत को लेकर सरकार पर हमला बोला, लॉ एंड ऑर्डर पर हमला बोला, तो अब उसका जवाब भी दिया गया है। अब आपको गृह मंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान दिखाते हैं जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि बिहार में कानून का राज है और यहाँ के पुलिस का इतना खौफ है कि बेंगलोर में बैठे अपराधी भी बिहार पुलिस से खतरा महसूस कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बिहार में चिंता कर रहे हैं कुछ लोग, मैंने देखा आज कई साथी बोल रहे। आज आप समझिए, बिहार तो छोड़ दीजिए, बेंगलोर में भी बिहार की पुलिस का डर ऐसा है कि उसको ऑन एयर जाकर कहना पड़ता है कि हमको बचाने का काम किया। और इससे जुड़ा कुछ सवाल भी है जो आपको जल्दी से बता देते हैं, फिर हम डिबेट पर जाएंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उससे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन सवाल यह कि पटना पुलिस की जांच पर बार बार सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। सवाल नंबर 2, पटना पुलिस की जांच पर बार बार आरोप क्यों लग रहे हैं? सवाल यह भी कि पटना पुलिस के बयान में इतना विरोधाभास आखिर क्यों है? सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि पटना पुलिस मीडिया वालों का सवाल क्यों नहीं ले रही? और सवाल यह कि पुलिस गलती भी माने और मीडिया का सवाल भी ना ले। तो इन सभी सवालों के साथ हम आगे बढ़ें और इस डिबेट की शुरुआत करें। सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो रही हैं बीजेपी से अनामिका पासवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से शिशिर कोंडिली जी, और हमारे साथ श्वेता प्रिया जेडीयू प्रवक्ता जुड़ रही हैं। आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सबसे पहले अनामिका जी आपके साथ ही करते हुए, क्योंकि अभी ये दावा किया गया है गृह मंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से कि ऐसा पटना पुलिस का खौफ है कि जो बेंगलोर में बैठे अपराधी हैं वो कांप रहे हैं, लेकिन बिहार में जो अपराधी हैं वो तांडव मचा रहे हैं। देखिए, तांडव तो नहीं मचा रहे हैं और मैं इस बात की दावा करती हूं और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी ये कहा है और कानून व्यवस्था बिहार में बहाल है। इसलिए मैं ऐसा कह रही हूं कि अगर बेटियों की बात आखिर उठा रहे सभी लोग, तो उनको ये देखना चाहिए कि बिहार में महिला पुलिस बल अभी पूरे भारत के सभी राज्यों में देखा जाए तो सबसे अधिक बिहार में है। आज अगर बेटियां गांव से निकलकर पीजी हॉस्टल में रह रही हैं, तो वो विकास और सशक्तिकरण अगर किसी की वजह से है तो वो एनडीए की सरकार की वजह से है। और पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन ये विरोधी वाले जो हैं इनके पास तो कोई काम है नहीं। जब पुलिस ने जांच की, पुलिस अपना काम कहाँ कर रही है? अगर पुलिस अपना काम कर रही होती तो शायद हम इस पर डिबेट ही नहीं कर रहे होते। इतने दिनों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें भी कोई ठोस जवाब नहीं। अगर काम नहीं कर रहे होते, हाँ नहीं, आप सुन लीजिए, अगर काम नहीं कर रहे होते तो इन्होंने हंगामा किया, फिर एसआईटी की गठन हुई, जांच में बहुत सारी बातें आई। नहीं, क्या बात आई? का जो पोस्टमार्टम क्या समझ में आया अब तक? वो भी आई आपके सामने। दूसरी बात, अब इनको एसआईटी पे भी विश्वास नहीं हुआ तो हमने सीबीआई को ये केस सौंपा ना, सीबीआई को केस सौंपा हमने। इन्हें भरोसा ही नहीं है, पूरे बिहार को भरोसा है पर आरजेडी वाले को और कांग्रेस वाले को भरोसा नहीं है। सीबीआई का तो अभी तक पता ही नहीं है मैडम। अभी तो आप लोगों ने अनुशंसा ही की है कि सीबीआई जांच हो, कब तक टेक ओवर होगा ये भी हमें नहीं पता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पटना पुलिस ने जानकारी दी, उससे आपको क्या समझ में आया कि कैसे मौत हुई? मौत के पीछे कारण क्या था? आप कुछ समझ पाई? हमें तो कुछ समझ नहीं आया। देखिए, आखिर क्यों सीबीआई को केस सौंपी गई? ये कोई भी केस जब बहुत ज्यादा उलझ जाता है तब हम हायर अथॉरिटी को केस सौंपते हैं ताकि वो अच्छे से उसको सॉर्ट आउट कर सके। लेकिन इनको तो हंगामा करना है, इनको तो विकास के कार्यों में अपना योगदान देना नहीं है, सदन में हंगामा करना है, सड़कों पे हंगामा करना है। अरे इस वजह से ये तो देखिए आप कि आज विकास की गति है बिहार की कि महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलते हैं। चलिए, आप कह रही हैं कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो शिशिर कोंडिल जी जुड़े हुए हैं। शिशिर जी,
ये देखिए, कहा जा रहा है कि आप ही लोग हंगामा कर रहे हैं, पुलिस बहुत अच्छे तरीके से जांच कर रही है। बेसिकली बीजेपी प्रवक्ता होमवर्क करके नहीं आती है ना, दिक्कत यही है। अब जरा समझिए ना, मैं एक एक बातों को आपके सामने रख देता हूं शुरू से। 6 तारीख को बच्ची एडमिट होती है हॉस्पिटल में। किन परिस्थितियों में एडमिट होती है शिप्रा जी सबको पता है। उसके बाद एफआईआर लॉज नहीं होता है। किन परिस्थितियों में नहीं होता है, वो रोशनी कुमारी को सस्पेंड भी इसके लिए किया गया लापरवाही बरतने के आरोप में। उसके बाद जो है पुलिस आत्महत्या इसे करार देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए बगैर, जबकि पीएमसीएच में जब पोस्टमार्टम होता है बच्ची का, तो पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की चर्चा है, उसमें डॉक्टर ने जो लिखा है शिप्रा जी, सेक्सुअल असॉल्ट कांट बी रूल्ड आउट, जिसे जो है पुलिस अपनी थ्योरी गढ़ रही थी। पुलिस क्या गढ़ रही थी आपको पता ही है। हाँ। एक है वहां पे एएसपी अभिनव के विषय में जो है बार बार लोगों को संदेह था, लेकिन जब मामला काफी हाईलाइट हुआ तो पुलिस ने अपने थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए पीएमसीएच के रिपोर्ट्स को रिव्यू के लिए भेजा एम्स। हाँ। जबकि पीएमसीएच के सीनियर डॉक्टर ने कहा कि चूंकि डॉक्टर की टीम कैमरे के सामने और वो पोस्टमार्टम की है, 5 डॉक्टर्स की टीम, उसको रिव्यू के लिए जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्यों पुलिस अपनी थ्योरी गढ़ रही थी। वो किसके लिए थ्योरी गढ़ रही थी, वो कौन है व्यक्ति, क्या वो जो कोमरार का एमएलए है, क्या उसकी सम्मिलितता है, आपने तय कर लिया, क्या जो है वो सम्राट चौधरी इसमें आप होमवर्क करके आए हैं और हम लोग क्लास वर्क करके। एक एक करके बोलेंगे प्लीज। क्या अनामिका जी, एक एक करके आप नहीं, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे मैम। ये कैसे नाम ले रहे हैं, आप इनसे पूछिए, ये इन्होंने जांच किया है क्या? सबसे पहले तो इनको डेकोरम नहीं पता है, सबसे पहले डिबेट का डेकोरम नहीं पता है कि जब इनके बीच में मैं नहीं बोल रहा था गलत बातों को नहीं करना चाहिए। नहीं अनामिका जी, एक एक करके बोलेंगे प्लीज, ऐसे नहीं होगा, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेगा मैम। आपकी बारी आएगी, आप बोल लीजिएगा जो बोलना है। अब आगे बढ़ते हैं शिप्रा जी, अब आगे बढ़ते हैं। जिस एसआईटी का गठन किया गया इन तमाम मामलों के बाद, उस एसआईटी के गठन की जो वो टीम थी, उस टीम में वही एएसपी अभिनव भी शामिल है, जिनके ऊपर यह आरोप था कि भाई कुछ वो गड़बड़ कर रहे हैं और कुछ चीजों को जो है वो कंसील कर रहे हैं, फैक्ट्स को। उसके अलावा जब एसआईटी टीम स्पॉट विजिट कर रही थी तो उसमें रोशनी कुमारी भी साथ में स्पॉट विजिट कर रही थी, जिनके ऊपर भी आरोप था। और तो और शिप्रा जी, मैं आपको बताऊं कि 6 तारीख को जो है उस बच्ची को एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में, और आपको पता है वो कमरा, जिस कमरे में वो संदिग्ध अवस्था में मिली बच्ची, उस कमरे को पटना पुलिस ने 15 तारीख को सील किया है, 15 जनवरी को। अब जरा बताइए, एक बहुत बड़ा सवाल है यहां पर कि अगर आप, पुलिस कहती है अपनी थ्योरी में कि भाई वहां पे जो एविडेंस है उसको जो है मिटाया ना जाए, उसके लिए हमने सील किया, तो क्या इन दिनों में एविडेंस क्रिएट नहीं किया गया होगा? शिप्रा जी, एक बात। दूसरी बात ये कि एसआईटी ने भी केवल उस बच्ची के परिवार को परेशान किया, एसआईटी ने कोई फाइंडिंग्स नहीं दी अपनी, और एसआईटी जो है वो हाथ खड़े कर दी, मीडिया के सामने भी हाथ खड़े कर दी। और तो और कल जो है, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ये अल्टीमेट स्टेज था पुलिस का कि पत्रकारों के सवाल का जवाब नो कमेंट में दिया गया पुलिस पदाधिकारी के द्वारा। और दूसरी बात ये कि कितनी गंभीर बात है और कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जो इस मामले को उठा रहे थे, जिन लोगों ने इस मामले को उठाया कि पटना पुलिस जो है छुपा रही है मैटर को, ये जो है आत्महत्या का मामला नहीं है, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करती है पटना पुलिस, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। चलिए, आपके सारे सवालों का जवाब भी लेंगे। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता श्वेता प्रिया जी भी जुड़ी हुई हैं। पूछना चाहता हूं ठीक है कि आखिर पटना पुलिस किसे बचाने का प्रयास कर रही है? क्या वो श्वेता प्रिया जी, पटना पुलिस किसे बचाने की कोशिश कर रही है? बोल दीजिए,
पुलिस के बचाने या ना बचाने से एक एक करके मैम। सबसे पहले शिप्रा जी ये जो हुआ है ना, ये बहुत ही निंदनीय है और ये एक्सेप्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी निंदा हम भी करते हैं, इसलिए नहीं कि हम सरकार से हैं तो हम इसकी निंदा नहीं करते हैं। बहुत ही घृणित जो भी चीज हुआ है, ये पोक्सो के अंदर भी आता है। 18 साल से कम की बच्ची थी वो, जिसके साथ ऐसा अपराध हुआ है। तो देखिए, जब एक जान छिनता है ना हमसे, क्योंकि ये हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं ये एक बच्ची थी, ये हमारी बच्ची थी, ये किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि हुआ। तो जब एक हम पे जान छिनता है ना, तो ये आरोप और प्रत्यारोप की बात होती ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि समाज का उम्मीद फिर ऐसे सिचुएशन में सिर्फ निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय की तरफ ही होता है। हाँ, तो हमें भी तो यही है, लेकिन हो नहीं रहा है ना मैडम, वो हो नहीं पा रहा है। शिप्रा जी देखिए, बिल्कुल हो रहा है। अगर डॉट कनेक्ट करेंगे तो बिल्कुल पुलिस की तरफ से वो भी लैक रहा है, जिसकी वजह से आपने सुना भी होगा 2 लोगों को निलंबित कर दिया गया है, उन्हें हटा दिया गया है। और एसआईटी की टीम आई, उससे भी नहीं तो सरकार ने ही मांग की है सीबीआई के लिए, सीबीआई जांच के लिए, जो एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जिसपे बिहार पुलिस, जो कि बिहार पुलिस से बिल्कुल स्वतंत्र है, उसमें बिहार पुलिस कुछ भी नहीं करेगी। तो ये जांच की जो मांग की गई है वो सरकार ने ही की है और सीबीआई के थ्रू ही चल रहा है। तो इसमें नहीं, श्वेता जी मुझे बताइए, लगभग 1 महीने का वक्त बीत चुका है और अब तक पटना पुलिस कुछ फाइंड आउट ही नहीं कर पाई। कल उनसे सवाल भी पूछने के लिए हम लोगों ने कोशिश की तो वो जवाब भी नहीं दे रहे थे, नो कमेंट करके निकल गए। ऐसे नहीं चलेगा ना मैडम, एटलीस्ट आपको सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। जवाब देने की बात पे हम आपको बताते हैं, जिस भी तरीके से जो भी स्टेटमेंट होता है उसको बहुत ही तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है और जवाब देने की जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता है पुलिस को इस स्टेज पे है। उनका काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और जहां पे भी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर सामने आया है, अब तक क्या पता चला है? पटना पुलिस तो अभी भी इसको सुसाइड के तौर पे ही देख रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रहा है, परिजन कुछ और कह रहे हैं। शिप्रा जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा जिसमें उन्होंने ये नहीं बोला है, अभी कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिल्कुल ये नहीं बोला है कि ये सुसाइड ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने जो डिटेल, ठीक है, चलिए उत्पल वल्लभ जी हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। उत्पल वल्लभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मुझे अभी नीट छात्रा संवेदना की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तक देखिए जो जांच पड़ताल चल रही है उससे आप वाकिफ होंगे। इसमें मुझे ये बताइए कि कब तक आप लोग को लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा अब इस मामले में? देखिए, इस मामले में पूरे 1 महीना आज हो चुका है और यदि हम इस महीनों को जोड़े तो आप पाएंगे कि 31 दिन का ये महीना था। जी, तो पूरे 31 दिन जो है ना, या फिर आज 32वां दिन भी कहिए तो हो चुका है। और जिस तरह से सरकार में विशेष तौर पे जो गृह विभाग और पुलिस प्रशासन की जो भूमिका रही है जी, और इसमें जो बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन के जो सबसे उच्चतम टीम हो सकती है उसने भी हाथ खड़ा कर दिया है। इसके बाद बिहार सरकार के पास कोई ऐसी टीम नहीं बच गई है जो इस केस को सुलझा पाए, चूंकि पुलिस महानिदेशक ने हाथ खड़ा कर दिया है और इसमें जो पीड़िता है उनको बुला करके पुलिस महानिदेशक ने कहा कि आप समझ जाइए, मान लीजिए इस बात को कि आपकी बेटी की हत्या नहीं हुई है और ना आपके बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है। जबकि तमाम साक्ष्य जो है इस बात की पुष्टि करती है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म भी हुआ है और हत्या भी हुई है। इस बात से कोई नकार नहीं सकता है, बावजूद इसके कि आखिर कौन सी दबाव है कि पुलिस महानिदेशक को इस तरह से कहना पड़ रहा है और अंत में हाथ उठा देना पड़ रहा है कि हम सक्षम नहीं है इस केस को सुलझाने में। अब मामला गया है सीबीआई को, केंद्रीय जांच एजेंसी को जी। लेकिन इस 1 महीने में पुलिस को जितने साक्ष्य को छिपाया जा सकता था, जितना ही देरी करके और केस को दूसरे तरफ मोड़ करके, यानी कि एक परसेप्शन बना करके केस का एक नया जो कहते हैं थ्योरी करने का, वो भी गढ़ा जा चुका है। और वही रिपोर्ट चूंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है इसमें यही साबित होता है कि जो ये गढ़ा गया जो आपका थ्योरी है, उसी थ्योरी का जो एक समरी होगा या फिर डिटेल्स होगा या थेसिस होगा, यही थेसिस को ये केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपेंगे और उसी के आधार पे केंद्रीय जांच एजेंसी इस केस का अनुसंधान करेगी। ठीक है, अंत में यह जांच एजेंसी पाएगी कि इसमें जो है ना दोषी मतलब पुलिस के गिरफ्त से
बाहर चला जा चुका है, नहीं खोज पाएंगे। और तब तक आप, हम और बिहार के लोग और जो छात्राएं हैं जो उम्मीद करके बैठी हैं, वो सब शांत हो जाएंगे, इस केस को भूल जाएंगे, जैसा कि आप देखेंगे कि मुजफ्फरपुर के केस में हुआ। ठीक है, चलिए गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, मैं इसका जवाब लूंगी बीजेपी प्रवक्ता से, लेकिन उससे पहले डॉक्टर संजय कुमार का हम रुख करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर संजय, आप इस पूरे मामले को अब तक कैसे देख पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, पहले जो पटना पुलिस है वो कहती है कि मामला सुसाइड का था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कहता है, वापस से इतनी जांच पड़ताल हुई, SIT का गठन हुआ और फिर वापस उसी थ्योरी पर आ चुके हैं। अभी तक कुछ निकल कर सामने आ नहीं पाया है, 1 महीना बीत गया। मामले को पक्ष और विपक्ष में बांट करके देखा जाता है। ठीक है, एक बिहार की बेटी की हत्या कर दी गई, जिन परिस्थितियों में भी इस बात के लिए अगर पक्ष और विपक्ष के सुर अगर एक हों तो निश्चित रूप से सरकार पर दबाव होगा। और जब सरकार पर दबाव होगा तो जो सरकारी एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट करती है पुलिस को भी लगेगा कि हमें तथ्य को उजागर करना होगा। वो पीड़िता की माँ क्या मांग कर रही है, उनके पिता क्या मांग कर रहे हैं, उनके परिजन क्या मांग कर रहे हैं कि न्याय हो। वो बेटी तो चली गई इस दुनिया से, लेकिन उसके साथ न्याय हो। कंट्राडिक्शन कहाँ आता है, सो मैं बता रहा हूँ। कंट्राडिक्शन है, कल मैं देख रहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी, भाई पुलिस ने कहा कि ठीक है वो एमिटोन प्लस का इम्प्टी जो है वो ये रैपर मिला है। मान लिया जाए कि ओवरडोज ऑफ एंजाइटी की जो मेडिसिन है उसके वजह से ही उसका डेथ हुआ, उसी की वजह से वो शॉक में गई। मान लिया, हम एक थ्योरी इसको मान लेते हैं कि वो जब गई थी हॉस्पिटल में तो कोमा में ही गई थी। और बिल्कुल वो जो उसका GCS स्केल कहते हैं, जिससे हम लोग मेजर करते हैं कि किसी भी लोगों का जो पेशेंट उस अवस्था में आता है उसका आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स क्या है, तो वो 3 पर था, उसको ब्रेन डेथ के करीब माना जाता है। मान लिया जाए कि उस स्थिति में गई, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की भी बात कर पुलिस कर रही थी कि क्या क्या हुआ। फिर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रेप की पुष्टि हुई, सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो है ना, 3 डॉक्टर का मेडिकल बोर्ड ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया तो उस सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में समरी जो आया कि कुड नॉट बी रूल्ड आउट, वो क्या बता रहा है। एक, FSL ने जो उसके अंडरगारमेंट्स पर सीमेन मिला, वो सीमेन में जो पाया जाने वाला स्पर्म है वो किसका है, क्या सारी मैचिंग हो गई? 20-25 लोग ही संदिग्ध थे, या पुलिस उन संदिग्धों तक नहीं पहुंच पाई जहां तक उनको पहुंचना चाहिए था? तो माता पिता अभी भी तो कह रहे हैं कि रेप उस हॉस्टल में हुआ, हॉस्टल के बाहर हुआ, कहाँ हुआ, नहीं हुआ। पहले आप बता तो दीजिए कि रेप हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो ठीक है, मान लेंगे हम। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है, फिर उसको रिव्यू में भेजने की क्या जरूरत थी? और FSL रिपोर्ट जिसमें पुलिस कल कह रही है कि वो कपड़े उनके परिजन के द्वारा दिए गए थे, कपड़ा तो उस बच्ची का ही था, और उनकी मदर और फादर का भी जो ब्लड सैंपल लिया गया था उनका भी DNA का जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई होगी कि अगर उस बच्ची का वो कपड़ा है तो उसमें ब्लड का स्टेन या कुछ हेयर या कुछ नाखून वगैरह कुछ जरूर होंगे, जिसके साथ उनके DNA की मैचिंग कराई गई होगी कि वो बच्ची का ही कपड़ा है या किसी और का कपड़ा है। तो जो 2 थ्योरी है जिसको लेकर के पुलिस कर रही है, अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि क्या CBI को दे दिया गया तो CBI ने केस टेक ओवर कर लिया। अभी तक तो 5 दिन बीत गए हैं, CBI ने टेक ओवर नहीं किया है केस। तो आपने अपनी बात, अपनी जिम्मेवारियों को CBI के जिम्मे सौंप दिया कि भाई चलिए अब CBI थी, चाहे SIT की टीम उसकी जांच करे या CBI उसकी जांच करे। जांच तो एविडेंस तो पुलिस ही देगी ना, यही बिहार की पुलिस न देगी। तो क्राइम ऑफ सीन जहां पर था उसको आपने कितना दिन के बाद सील किया पता है? वो जो वहां से DVR, एक प्राइवेट ड्राइवर जाता है वहां से DVR मांग के लाता है, मतलब मैं मानता हूं कि कितनी लापरवाही बरती गई निचले स्तर पर। और एक थ्योरी जो नीचे से बनाई गई, उसी थ्योरी पर सारे लोग वर्कआउट करने लगे। थोड़ा दूसरे एंगल पर, तीसरे एंगल पर, चौथे एंगल पर भी सोचते कि ऐसा भी हो सकता है। बस एक थ्योरी बताई गई, उसी थ्योरी पर लोगों ने काम किया। वहीं पर एक मामला है कि ठीक है वो सुसाइड है, या सुसाइड की वजह क्या है? हो सकता है कि सुसाइड का कारण भी रेप हो सकता है। अगर वो बच्ची इतना डिप्रेशन में चली गई कि उसके सामने सुसाइड के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, तो सुसाइड के लिए किसने प्रोवोक किया?
कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई बिल्कुल, कई ऐसे लूप होल्स हैं और कई सारी ऐसी बातें हैं। अनामिका जी देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि सीबीआई को हमने सौंप दिया है, अनुशंसा कर दी है, तो ये मामला से पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं लगती आपको कि आप लोगों ने अभी तक पुलिस की टीम की तरफ से ना कोई ठोस बात बताई गई, आप लोगों ने सीबीआई की अनुशंसा कर दी लेकिन अब तक टेक ओवर नहीं हुआ है, तो विपक्ष क्यों नहीं बोलेगा कि लीपापोती की जा रही है? कार्रवाई की है। हाँ। अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की होती, ये जितनी इन्वेस्टिगेशन की बातें हो रही हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या सीमेंट की बात चल रही है, तो वो नहीं होती। अगर सरकार को छिपाना होता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदला जा सकता था। और जहां तक पुलिस में, अगर पुलिस प्रशासन के लोगों में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो हमारी सरकार उसे सस्पेंड भी करती है। हाँ, तो सस्पेंड कर देने से कार्रवाई हो गई। तो ये रूल है कि सस्पेंड करने से पीड़िता को इंसाफ मिल जाएगा मैम? आपको भी पता है, मतलब पीड़िता को इंसाफ मिल जाएगा। आपने सस्पेंड कर दिया। कहते हैं कि उसमें देखिए इंसाफ तो जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बिहार की सरकार अभी डबल इंजन की सरकार है और हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। अभी ये लोग आरोप लगाते हैं, नाम खोल रहे हैं। मैं ये दावा कर रही हूँ आपके चैनल पे बैठ के कि जो भी आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, हम उसे जेल जरूर भेजेंगे। कब तक होगा ये? कब तक होगा? कब तक सीबीआई टेक ओवर करेगी? कब तक? अच्छा, आप हमसे पूछ रही हैं कब तक? आप शिप्रा जी बता दीजिए ऐसा कोई केस जिसमें 1 महीने के अंदर सारा डिसीजन हो गया हो, सारा कंक्लूजन बाहर आ गया होगा, पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी होगी, आप हमें बता दीजिए। ये इस तरह का हल्ला और हंगामा करना विपक्ष का काम है। जरा ये उत्पल जी से पूछिए ना कि सीमा विश्वास के कांड में क्या हुआ था, शिल्पी गौतम हत्याकांड में क्या हुआ था, तब बेटियों की चीख इनके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। अब पुरानी बातों को याद करके अगर आप पहुंच रही है, अरे ये आरजेडी नहीं, पुरानी बातें नहीं, ये जिस तरह से बोलते हैं मैं इन्हीं का जवाब दे रही हूँ। नहीं, वो तो आपसे सवाल पूछेंगे ना मैडम कि आप अभी सरकार में आप हैं, तो सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा। चलिए, वैसे शिशिर कौंडल जी एक शिकायत विपक्ष से भी है, हमारे गृह मंत्री सामने आकर जवाब दे रहे हैं। ठीक है शिशिर कौंडल जी, देखिए एक शिकायत विपक्ष से भी जरूर होगी। उस तरीके से मजबूती के साथ आप लोग भी इस मुद्दे को उठा नहीं पाए। सदन में आज भले ही गिना रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन उससे पहले हमने देखा नहीं, 1 महीने का वक्त बीत गया, हमने सड़क पर उतरकर आप लोग को प्रदर्शन करते तो नहीं देखा इस मामले पर। अगर आप लोग थोड़ा मजबूती से होते तो शायद अब तक सरकार को झुकना पड़ता। आपका भी दायित्व है सर। शिप्रा जी, क्या है ना, मैं बता रहा हूं जिस वक्त की घटना है वो, उस वक्त हमारे जो नेता है, राज्यसभा सांसद हैं, CWC मेंबर भी हैं, पूर्व मंत्री माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी, जहानाबाद में जो धरना चल रहा था उसमें वो शामिल हुए और बच्ची के गांव भी गए। उसके बाद सदन में दिल्ली से लेकर के और पटना तक हमारे लोगों ने जो है वो आवाज उठाई। हम लोग इनकम टैक्स पे प्रदर्शन किए और वहां मैं आपको बताऊं, कल जो पदयात्रा परसों निकली थी जहानाबाद में, वो उसमें कांग्रेस के लोग मुखर थे उस पदयात्रा में। खैर, ये हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। नहीं, हम लोग थोड़े पीछे रह गए सर, जो हमने उस तरीके से देखा नहीं। हम लोग सड़क पर, लेकिन मैं सर थोड़ा जल्दी बोलेंगे क्योंकि मेरे पास समय की भी थोड़ी कमी है। मैं सुन लीजिए ना, मैं जरा इनको सीबीआई जो इंक्वायरी की बात कर रहे हैं उस पर मैं थोड़ा काउंटर दे दूं। बेसिकली क्या है ना कि सीबीआई को रिकमेंड किया गया है अभी शिप्रा जी, और सीबीआई ने टेक ओवर तो केस नहीं किया है। सीबीआई जब टेक ओवर केस करेगी तो वो रजिस्टर्ड करेगी अपने यहाँ। और मैं आपको बताऊं, ये लंबी फेहरिस्त है। 1983 में बॉबी हत्याकांड हुआ, 1999 में शिल्पी जैन और गौतम सिंह हत्याकांड हुआ, बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड, मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड, ये सब को सीबीआई को सौंपा गया शिप्रा जी। लेकिन आज तक जो है वो सीबीआई ने क्या फाइंडिंग्स दी, कुछ ठीक है। तो कुल मिलाकर के सरकार ये भ्रम फैला रही है और सरकार लीपापोती कर रही है। ठीक है, फिर सवाल हमारे साथ श्वेता प्रिया जी भी है। मेरे पास समय की कमी है सर, एक एक करके बोलेंगे प्लीज, थोड़ी समय की कमी है पास। श्वेता जी, लीपापोती का काम कर रही है सरकार, ये सीधा सीधा विपक्ष का आरोप लग रहा है। जवाब जल्दी से। अगर उन लोगों ने प्रेशर बनाया होता विपक्षी दलों ने तो सरकार झुक चुकी होती। ये इतना शर्मसार घटना है कि सरकार वैसे ही झुकी हुई है। सिर्फ सरकार ही नहीं, ये पूरे समाज को झुकना चाहिए। जब भी ऐसा घटना होता है तो हम सबको सर झुकाना ही चाहिए। और बिल्कुल, और अभी शिशिर जी ने एक बात बोली कि
बालिका गृह हत्याकांड में क्या हुआ था, सीबीआई को सौंपा गया और सीबीआई को ही दिया गया था शिल्पी जैन हत्याकांड में भी। तब क्या हुआ था हम आपको बताते हैं। शिल्पी जैन वाले में क्या हुआ था, आप उसके हिस्ट्री में जाइए। और बालिका गृह हत्याकांड में क्या हुआ था। देखिए हमारे पास थोड़ी समय की कमी है, उत्पल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जल्दी से मैं उत्पल जी के पास जाना चाहूंगी। उत्पल जी जल्दी से, छोटा सा काउंटर। उत्पल जी कार्रवाई हुआ था बालिका गृह। उत्पल जी एक छोटा सा काउंटर जल्दी से। और शिल्पी मैं जैन वाले में यही कहना चाहता हूँ, हमारे बीच बैठे आप तीन महिला हमारी बहन है। हाँ। दरिंदे जो होते हैं वो किसी पार्टी, जात और धर्म से नहीं होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। दरिंदे जो होते हैं वो दरिंदे होते हैं। इसके पक्ष में चाहे वो हम लोग के सरकार के समय हो या आज हो, दरिंदों के खिलाफ में सख्ती से पेश आना चाहिए। और ये जो बात कह रहे हैं कि विपक्ष के भरोसे बैठे कि विपक्ष इनको आईना दिखाएगी तभी ये अपना चेहरा साफ करेंगे, नहीं आप लोग भी कर सकते थे सर, ये नहीं कर सकते थे आप लोग भी, क्योंकि आप लोग को भी अगर जनता ने चुनकर भेजा है तो अपनी आवाज के लिए भेजा है। चलिए डॉक्टर संजय मेरे साथ हैं, चलिए एक एक करके जाऊंगी। डॉक्टर संजय एक एक करके। सर डॉक्टर संजय, ऐसा नहीं लग रहा कि अब इस पर राजनीति हो रही है? जो न्याय की बात होनी चाहिए थी, न्याय मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर संजय, मैं तो कह रहा हूं कि निश्चित रूप से एक दृश्य पक्ष के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने और बिहार के लोगों ने देखा कि पीड़िता के गांव से जहानाबाद हेडक्वार्टर, जिसकी दूरी 25 किलोमीटर है, आम लोग निकले सड़कों पर कि बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा। ये नारे लगाते हुए जो सड़कों पर वो जो भीड़ थी, उसमें पार्टी के लोग नहीं थे और उस जाति के लोग भी नहीं थे। पार्टी और जातियां जब डाइल्यूट होती है तो कॉमन मैन की आवाज वो निकलती है, और जब जनता जब इस तरह की आवाज लेकर के निकलती है तो सरकार को तो अपनी जिम्मेवारियों से भागना नहीं पड़ेगा, अपनी जिम्मेवारी तय करनी होगी और तय करनी होगी कि उसके कारण क्या थे। आप अगर कारण को नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं वो बेटी की आत्मा आपको दुत्कारेगी, फटकारेगी कि क्या इस व्यवस्था में हमें न्याय, मृत होने के बाद भी न्याय पाने का अधिकार नहीं है। तो सरकार अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। ठीक है, आप एविडेंस और जुटा लीजिए और भी आप तथ्यों को खंगाल लीजिए, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना कारण क्या है। और यही तो बिहार की बेटियां, बिहार की बहन, बिहार की माँ और बिहार की महिलाएं यही तो मांग रही है। इसलिए वो दृश्य काफी है आईना दिखाने के लिए कि अब आम आदमी को भरोसा उठ गया है। कोई न कोई राजनीतिक पार्टी जो मुद्दे को अपने तरीके से भुनाने की कोशिश करते हैं, उससे हट करके आम लोगों ने जब अपनी आवाज लेकर के खुद निकले हैं, वो काफी है बताने के लिए। अब तो कम से कम सरकार माइन्यूटली उसका इन्वेस्टिगेशन करके उसका पर्दाफाश करे कि आखिर कारण क्या था। बिल्कुल संजय जी, और हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नीट छात्रा संवेदना को न्याय मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।